नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 में पाठ नंबर 2 विज्ञान भारती में रेशों से प्राप्त वस्त्र तक पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, जैसे कपास और जूट के बारे में। ऐसे ही इस पाठ में हम जानेंगे कि ऊन और रेशम को कैसे प्राप्त किया जाता है, कहाँ से ऊन मिलती है हमें। जो ऊनी कपड़े आप पहनते हैं, जो रेशम की साड़ियाँ आप पहनते हैं चमकीली, आपकी मम्मियाँ पहनती हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है और उसे बनाने की विधि क्या है, उसके बारे में जानते हैं। पहला पढ़ते हैं, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। ठीक है, जो भी रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास से हमें रुई प्राप्त होती है, उससे फिर कॉटन का कपड़ा बनता है। उससे तनों से हमें जूट प्राप्त होता है, जूट के कपड़े भी होते हैं, जूट का थैला भी देखा होगा आपने। कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट का उपयोग रस्सी, मोटी जो रस्सी होती है, बोरा होता है, दरी होती है मोटी, उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, पौधों से पादप रेशे, जंतुओं से जांतव रेशे प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं, क्योंकि ऊन भी हमें क्या है, भेड़ बकरी, वो जंतुओं से प्राप्त होती है, और रेशम रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। आगे पढ़ते हैं। ऊन के रेशे भेड़ और याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। राइट। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? अब जिनके भी मुलायम घने रेशे वाले बाल होते हैं, उन सभी जानवरों से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे याक है, ऊंट है, बकरी है। इन सभी के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। जिन स्थानों पर बालों से ढके हुए जंतु पाए जाते हैं, वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशे से ऊन प्राप्त किया जाता है। जैसे जहाँ बच्चों ज़्यादा ठंड होती है, तो वहीं के जो जंतु वहाँ पाए जाते हैं, उन्हीं के बालों से वहाँ के लिए ऊन प्राप्त किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन, और कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शॉलें बनाई। ये बहुत गर्म होती है, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है ऐसे जंतुओं को, जिससे बालों से जब उनकी त्वचा ढकी रहती है तो उन्हें ठंड कम लगती है। तब इन्हीं बालों को जब हम गर्मी में के मौसम से इन अंगोरा बकरी और अंगोरा ऊन प्राप्त करते हैं, तो उन्हीं से हम ये ऊन प्राप्त करके अपने लिए स्वेटर, कंबल आदि का बना लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में लाम और एल्पैका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। ये देखिए चित्र में कुछ दिए हुए हैं, ऊन प्राप्त करने वाले जिन जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में अच्छे से दिख रहा होगा। ऊन तैयार करने की विधि क्या है, कैसे ऊन को हम तैयार करते हैं। आपने महसूस किया होगा सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोए अधिक मुलायम होते हैं। जो हमारे सर के बाल होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, और जो हमारी त्वचा के बाल होते हैं वो थोड़े मुलायम होते हैं। इसी तरह भेड़ों के रेशे भी दो प्रकार के, दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। जो मुलायम बाल होते हैं उनका प्रयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। अब संभवतः अगर हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं। भेड़ पालन करना पड़ता है, प्रजनन, ऐसी अच्छी प्रजातियों की भेड़ों का हमें पालन करना पड़ता है, जिससे हमें अच्छे ऊन प्राप्त हो। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भागों में गडरियों द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। गडरिये कौन होते हैं बच्चे? जो उनको इधर से उधर ले जाते हैं या उनको पालने का काम करते हैं, गडरिये। भेड़ शाकाहारी होती है। भेड़ कोई भी मांस मच्छी नहीं खाती है, वो केवल घास खाती है, पत्तियां खाना पसंद करती है। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली आदि खिलाते हैं। जब अच्छा खाना खिलाएंगे तो वो भी क्या है, रेशम की गुणवत्ता अच्छी मिलेगी। उनके पोषण, जलवायु और उचित देखभाल पर निर्भर करती है। तो ऐसी भेड़ों को पाला जाता है जिससे अच्छी गुणवत्ता के रेशे मिलें। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त की होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। यानी ऐसी भेड़ों को चुना जाता है जिनके
बाल वाकई में जो ऊन, जिनसे अच्छी ऊन प्राप्त हो सकती है, ऐसी भेड़ों को आपस में, भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनका चयन किया जाता है। इसको कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन, जिसमें हम चुन के लाते हैं कि ये भेड़ है, जी ये भेड़ है, फिर उनसे प्रजनन कराया जाता है। आपने महसूस किया होगा सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रेशे अधिक मुलायम होते हैं, पतले होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के भी रेशे 2 प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब भेड़ में जो भारतीय भेड़ हैं उनकी भी 2 प्रकार की नस्लें हैं, बहुत सारी नस्लें हैं। ये आपके वो किताब में अपने दिख रहे होंगे अच्छे से, आप देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ क्या लिखा है इसमें। नस्ल का नाम है बाखरवाल। ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ऊन का उपयोग, ऊन ज़्यादातर सभी का ऊन या कंबल बनाने के लिए, ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। अब भेड़ से हमें ऊन तो मिल गई, रेशे मिल गए, अब उसे ऊन में कैसे बदला जाए ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा बच्चों बताओ? भेड़ों के बालों को काटा जाएगा, राइट। भेड़ों के बालों की कटाई की जाएगी। जो इतनी भी पाली गई हैं भेड़ें, उनको जब हम देखते हैं कि उनकी बहुत सारे बाल बढ़ गए हैं, ज़्यादा बाल हो गए हैं, तो उनके बालों को मशीनों द्वारा काट लिया जाता है, जिससे उन्हें कष्ट ना हो। और ये बाल आप ध्यान रखेंगे कि हम सर्दी के मौसम में नहीं काटते हैं, ज़्यादातर इनका कटाई जो होती है वो गर्मी के मौसम में होती है, क्योंकि भेड़ों को ठंड ना लगे। और ये जो बाल होते हैं हमारी मृत कोशिकाएं होती हैं, इसे जब हम इन्हें काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। ऐसे ही जब भेड़ों के बालों को काटा जाता है तो उनसे भी दर्द नहीं होता और वो बाल पुनः फिर उगाते हैं। तो प्रयास कीजिए कि आपने बाल कटाने में आपको वो दर्द होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। नाखून काटने में दर्द होता है क्योंकि ये मृत कोशिकाएं होती हैं। सेकेंड पार्ट है अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या किया जाता है बच्चों? जब हमने घने बालों को इकट्ठा कर लिया, उसमें चिकनाई, धूल, मिट्टी बहुत सब भरी होती है, तो उनको पहले अच्छे से धोया जाए, जिससे उनकी धूल, चिकनाई, गर्द क्या है निकल जाए। इस क्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। और आजकल, पहले तो ये हाथों से होता था, आजकल ये मशीनों द्वारा किया जाता है। अब छटाई होगी कि कौन सा बाल अच्छा है, कौन सा उसके लायक है, या कौन सा है जिसे में अच्छे रेशे हैं, जिसकी लंबाई अच्छी है, ये सब छांट कर हाथों द्वारा किया जाता है। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है। रोएदार रेशों की उसकी लंबाई और चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग किया जाता है। फिर होती है कताई। कताई में बच्चों क्या होता है? छोटे छोटे कोमल में फूले हुए रेशों को ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। काटना मतलब उसको लंबे धागे में बनाना। फिर उसके बाद आता है रंगाई। रंगाई में जो भी सफ़ेद या भूरे रंग के या ऐसे रंग के होते हैं, उनको विभिन्न रंग बिरंगे रंगों में रंगा जाता है। ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है, फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की बुनाई वाले ऊन के गोले तो बेटा आपने देखे होंगे, फिर उनसे मम्मियाँ आपकी स्वेटर बनाती हैं। उसके बाद है ऊन उद्योग हमारे देश के अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, यानी जीवन उनसे ही कट रहा है उनका, उसी से वो पैसे कमा रहे हैं। परंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। इनके बालों में एक कीड़ा है जो जीवाणु प्राप्त किया जाता है, वो हो सकता है जो कारीगर उसमें काम करते हैं उनको ये इससे संक्रमित हो जाते हैं और इनको एक रोग हो जाता है जिसका नाम है सोटोर्स रोग के रूप में दिखा। किसी भी उद्योग में कारीगर द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो सबसे तीसरा स्थान किसका है जहाँ भेड़ें अधिक पाई जाती हैं? वो है भारत का। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मैरिनो भेड़ों से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है, यानी न्यूजीलैंड में की जो भेड़ें हैं उनमें सबसे अच्छा ऊन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था बच्चों जिसमें हमने जंतुओं से ऊन प्राप्त किया। अब देखते हैं हम रेशम कैसे प्राप्त करते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र, जो चमकीले अच्छे रंग बिरंगे आपने वस्त्र देते जो राजा पहनते थे, बहुत मजबूत और टिकाऊ होते थे और देखने में बहुत आकर्षक होते थे। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ है। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सबसे सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा ऐसे कपड़े कहाँ बनाए जाते हैं? चीन में। उसके बाद भारत का नंबर आता है। रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है? अब रेशम कीट जो होता है बेटू, उसको पाला जाता है। कहाँ पाला जाता है? उसके लिए अलग अलग बनाए जाते हैं जिन पे उनको पाला जाता है। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में
अंडे देती है जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। जो शहतूत पेड़ होता है उसके ज़्यादातर नीचे जो पत्ती के नीचे जो जगह होती है वहाँ पे सफ़ेद अंडे होते हैं। इन अंडों को हम सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें कैटरपिलर इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को ये खाते ही रहते हैं। 6-7 हफ्ते तक लगातार ये सिर्फ खाना खाते हैं और इन्हीं पत्तों को खाते रहते हैं। रेशम कीट के लारे एक विशेष ग्रंथि होती है, इसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि क्या है, एक लसीला पदार्थ अपने मुंह से छोड़ते रहते हैं। जब 6-8 हफ्तों तक ये इसको खाते रहते हैं तो ये 8 के आकार में, अंग्रेजी का जो 8 हम लिखते हैं उसके आकार में ये जो लसीला पदार्थ होता है ये प्रोटीन रिच होता है और इसको छोड़ते रहते हैं और अपने चारों तरफ इसको लपेटते रहते हैं। इसी बीच, और ये क्या लपेटा हुआ जब सूख जाता है, इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। यानी जो पहले लार्वा था छोटा, वो अब इस झिल्ली के अंदर ही अपने आप को प्यूपा में बदल लेता है। और ये जो सफ़ेद लार्वा ने जो ग्रसित झिल्ली अपने ऊपर चारों तरफ लपेटी है, सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाता है। इन प्यूपायुक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। तो ये एक छोटे बट ऐसे ट्यूब की तरह दिखती है, छोटी सी सफ़ेद रंग की। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाते हैं। थोड़े दिनों बाद ये क्या है, वयस्क यानी बड़ा हो जाता है और इसको तोड़कर बाहर निकल जाता है और देखते हैं आप कि तितली बन जाती है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों। सबसे पहले अंडा बनता है, कोकून बनता है, कोकून के बाद ये देखिए फिर से ये बटरफ्लाई अंडे देगी और अंडों का फिर से वही सिलसिला चालू हो जाएगा। ये है इसका जीवन चक्र। रेशम कीट पालन कैसे करते हैं अब इसको? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालन विज्ञान में इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। कर्नाटक के अधिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम में भी रेशम का उत्पादन किया जाता है। और नैनीताल, हल्द्वानी में भी रेशम कीट पालन जिस जगह से जहाँ किया जाता है उसका नाम उस रेशम की साड़ी पर पड़ जाता है। जैसे उत्तराखंड से आएगा तो उत्तराखंड रेशम हो जाएगा, तमिलनाडु का रेशम हो जाएगा अलग, जम्मू कश्मीर का अलग है। असम और झारखंड में कई किसानों का प्रमुख व्यवसाय कीट पालन ही है। ये सब कीट पालन ही उनका मुख्य व्यवसाय है। वे पेड़ों पर रेशम को पालते हैं। नर कीट की तुलना में मादा कीट आकार में बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। फिर इन अंडों को सावधानी से कागज पर इकट्ठा किया जाता है और कीट पालक इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप पर, एक अच्छे तापमान पर इनको रखा जाता है। फिर ये लार्वा के आकार के विकसित हो जाते हैं जिससे अंडों में से अधिक लार्वा लार्वा के आगे के विकास के लिए बांस की बनी ट्रे पर शहतूत की कोमल ताजी पत्तियों को बिछाकर अनेक संख्या में लार्वा रख दिए जाते हैं और 20-25 दिनों तक ये लार्वा सिर्फ इन्हीं पत्तियों को खाना खाते हैं। उसके बाद बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो वो लसेदार जो पदार्थ है अपने ऊपर लपेट लेते हैं और वही क्या है, बाद में कोकून बन जाता है। इन कोकून को बाद में वहाँ से हटा लिया जाता है। अब कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं? जब पूरा हम कोकून देख रहे हैं कि बन गया है तो उसके बाद ही जो कोकून प्राप्त किए जाते हैं उनको गर्म पानी में डाल दिया जाता है जिससे जो लिपलिपा पदार्थ है, वो चिपचिपा पदार्थ जो है वो घुल जाए, रेशम के रेशे पृथक हो जाएं और लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा, इस प्रकार रेशम अधिक लंबे और उच्च कोटि के प्राप्त होते हैं। तो यानी वो वयस्क उसके बनने से पहले ही जो कोकून है उसको गर्म पानी में डाल देते हैं जिससे वो वयस्क जो है अंदर ही मर जाता है और ये जो हमें रेशम का धागा है ये प्राप्त हो जाता है। ध्यान देने की बात है कि यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है, अगर वो वयस्क कीट बन जाएगा और उसको तोड़कर बाहर निकल आएगा तो हमें जो रेशम की गुणवत्ता है वो निम्न प्रकार की प्राप्त होगी। लेकिन अगर वो उसी के अंदर है और उससे के अंदर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी गुणवत्ता क्या है, बढ़ जाएगी। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। जब हम उसमें से रेशम को निकाल लेते हैं, रेशों को, तो उसको हम रीलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। यानी 4 से 8 कोकून लग जाते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है। रेशम के धागों की सुंदर रंगों में रंगा जाता है। बुनकर द्वारा रेशम के इन्हीं रंग बिरंगे धागों से रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों के अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं जिससे अलग अलग उनकी गुणवत्ता होती है।
मूंगा रेशम, पोषा रेशम, अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं। अब देखिए, एक कोकून में कम से कम 300 से 900 मीटर लंबा धागा होता है और 1 किलो रेशम बनाने में 5,500 कोकून की आवश्यकता होती है। रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून में रेशम प्राप्त ना करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि सारे कोकून को ही उबलते पानी में डाल दिया जाता है, कुछ हमें प्राप्त कर दे, कुछ वयस्क को भी छोड़ दिया जाता है जिससे वो आगे अंडे दे सकें। दैनिक जीवन में हम क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? भेड़ के जो बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है उससे हम स्वेटर बनाते हैं जो सर्दी में हमारे काम आते हैं, जैकेट बनाते हैं, लोई कंबल आदि बनाते हैं जिससे हमें ठंड नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उन्हीं रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक है, यानी ठंडी को अंदर नहीं आने देती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और हमें ठंड नहीं लगती। बाकी हम कालीन, गलीचे, पायदान ये सब भी ऊन से बनाते हैं। रेशम से बच्चों चमकीले कपड़े, लचीले, मजबूत और टिकाऊ साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी ये सब बनाए जाते हैं। और सबसे अच्छा इनका प्रयोग पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाँके जिनसे टाँके लगाए जाते हैं वो भी रेशम का एक अच्छी गुणवत्ता वाला रेशा होता है। चलिए बच्चों, आपका पाठ खत्म हुआ। यहाँ पे हमने सीखा कि ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, रेशम के कीट के कोकून से हमें रेशम प्राप्त किया जाता है और उनसे हमें क्या क्या बनाया जाता है। चलिए अगले पार्ट में, अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।